हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्यूटर पेडागोजी का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पार्ट 3 में जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है शिक्षण के स्तर। ठीक है, इससे संबंधित मैं 15 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इन पूरे 15 प्रश्नों को देखते हो तो गारंटी लेता हूं इनको कभी आप भूलोगे नहीं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से शिक्षण के स्तर हैं? देखो, ये पहला प्रश्न है जो इस पूरे वीडियो के जो प्रश्न हैं उनकी नींव रखेगा। तो आपको तीनों स्तर के नाम याद रहने चाहिए। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा बोध का स्तर, तीसरा चिंतनशील स्तर। और बी ऑप्शन में स्वायत्त स्तर, बोध का स्तर, चिंतनशील स्तर और बोथ ए एंड बी एंड नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, बोध का स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतनशील स्तर मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीन महत्वपूर्ण स्तर होते हैं, इनका क्रम भी यही होता है। नंबर 1 स्मृति होता है, दूसरा बोध और तीसरा चिंतनशील। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, उन स्तर का नाम याद रखना आपको। फिर देखो, पहला जो वैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक हर्बर्ट ने शिक्षण के किस स्तर को समझाने पर जोर दिया, यानी किसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, किसको ज़्यादा महत्व दिया? तो पहला स्मृति लेवल, दूसरा स्मृति स्तर, दूसरा स्वायत्त स्तर और बोध का स्तर तीसरा और चौथा चिंतनशील। तो संबंधित तीन ही है। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, ऑटोनोमस कोई लेवल नहीं होता है। हो सकता है आपको अगले क्वेश्चन में ये ऑप्शन मिले। तो जो हर्बर्ट थे, वैज्ञानिक हर्बर्ट थे, उन्होंने स्मृति स्तर पर ज़्यादा जोर दिया। स्मृति स्तर मेमोरी लेवल होता क्या है, आगे प्रश्न में भी आएगा इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक मॉरिसन ने शिक्षण के किस स्तर को सबसे अधिक महत्व दिया? तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हर्बर्ट थे, उन्होंने मेमोरी लेवल पे दिया। अब इस वैज्ञानिक ने, मॉरिसन ने किस स्तर को ज़्यादा महत्व दिया? तो वो था बोध का स्तर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा होता क्या क्या है इसके अंदर। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक हंट द्वारा शिक्षण के किस स्तर पर प्रकाश डाला गया है? यानी वैज्ञानिक हंट थे, उन्होंने किस शिक्षण के स्तर को ज़्यादा महत्व दिया? तो अब एक और बचा स्तर जिसका नाम है चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर। इस पे ज़्यादा जोर किन्होंने दिया? वैज्ञानिक हंट ने। फिर अपन अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि तीनों लेवल आपको ध्यान रखने में, इनकी व्याख्या भी करूँगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा इन लेवल्स में होता क्या है। ठीक है, तो पहला यानी क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों द्वारा रटने या स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण स्तर उपयोगी है? यानी देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज, रोट लर्निंग और स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, इसको बढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण स्तर उपयोगी है? तो 3 स्तर की अपन बात कर रहे थे ऊपर शिक्षण के स्तर। तो पहला मेमोरी लेवल, ऑप्शन ए, दूसरा स्वायत्त तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तीसरा बोध का स्तर और चौथा चिंतनशील स्तर। तो इसका राइट आंसर है स्मृति स्तर। ठीक है, मेमोरी लेवल यानी हमेशा आपको ध्यान रखना है, मेमोरी लेवल में बच्चे को सीखने के बजाय उसको याद रखना सिखाया जाता है, उसका मेमोरी पावर यूज़ किया जाता है, उसको रटना सिखाया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं जो 5th क्लास तक, उनको हर चीज़ बताई जाती है, उनको याद कराई जाती है। तो जो मेमोरी लेवल है वो 5th क्लास तक के या प्राइमरी लेवल तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में व्यापक ज्ञान विकसित करने हेतु कौन सा शिक्षण स्तर उपयोगी है? देखो यहाँ पे व्यापक ज्ञान मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। ठीक है, वो ये जो नॉलेज होता है इसमें बच्चे के साथ टीचर इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। टीचर उनको मतलब
बात करके समझाने की कोशिश करते हैं उनसे, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये व्यापक ज्ञान किस लेवल में विकसित होना स्टार्ट होता है? तो वो होता है बोध का स्तर, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। यानी मैं कह सकता हूँ भाई 5th से लेके 8th क्लास तक, 5th से लेके 8th क्लास तक, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा भी लिखा 5th to 8th क्लास, ठीक है। इसमें बच्चे के साथ में टीचर ज़्यादा एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला लेवल जो मेमोरी लेवल हो गया, उसमें भी टीचर ही ज़्यादा बच्चों पे जोर देते हैं। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, इसमें भी बच्चे पर टीचर ही ज़्यादा एक्टिवली और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को व्यापक ज्ञान का स्तर बढ़ाया जाता है उसका, और उसको जो भी नॉलेज दे रहे हैं उसको उसकी व्याख्या के साथ समझाया जाता है, ठीक है। और शिक्षण के उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं उसको, मतलब जो नेक्स्ट जो लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के अंदर शिक्षण का उच्चतम स्तर विकसित करने हेतु या आलोचनात्मक यानी क्रिटिसाइज करना की सोच विकसित करने हेतु कौन सा स्तर उपयोगी है? तो अब जो लास्ट स्तर उपयोगी है, स्मृति आ गया, मेमोरी लेवल और बोध का स्तर भी आ गया। अब देखो रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चे को एक ऐसा मतलब ज्ञान दिया जाता है ताकि वो टीचर के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। वो हर चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश करे। यानी इस लेवल के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं टीचर से, वो टीचर को हर चीज़ पूछना शुरू कर देते हैं, भाई ये कैसे हुआ, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। हर चीज़ में वो एक एक्टिव रूप से पार्ट लेते हैं और हर ज्ञान को माप तोल के एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चिंतनशील स्तर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। इसमें शिक्षा का जो शिक्षण का होता है वो उच्चतम स्तर होता है, और इसमें बच्चा अपने शिक्षा का आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर देता है, ठीक है। और छात्र जैसे स्टूडेंट होते हैं वो अपने वास्तविक जीवन की समस्याओं से परिचित होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव लेवल जो अबाउ 8th क्लास, यानी अपन कह सकते हैं 9th क्लास से, जो 9th क्लास से अबाउ का जो लेवल होता है वो इसमें एंटर होने के लिए होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल में। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण के किस स्तर पर तथ्य व सूचना, देखो इस क्वेश्चन को फिर घुमा फिरा के पूछा गया है, पर ध्यान दिया जाता है ना। तो फैक्ट और इंफॉर्मेशन, ओनली फैक्ट और इंफॉर्मेशन बताई जाती है, तो वो कौन सी होती है? मेमोरी लेवल होती है। कौन सी होती है? मेमोरी लेवल। यानी इसमें वही चीज़ रटना और उस बच्चे को जानकारी देना, उनको उनकी मेमोरी पावर को यूज करके उनको रटाना, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण के किस स्तर में शिक्षण अंत्यक्रिया करने के बजाय खुद को ज़्यादा सक्रिय रखते हैं? देखो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बोला था, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसमें टीचर ज़्यादा एक्टिवली पार्ट लेता है, बच्चे को हर चीज़ को व्याख्या करके समझाने की कोशिश करता है ताकि बच्चे को अच्छी तरह समझा सके और उसको अगले रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचा सके। तो इसमें कौन सा शिक्षण अंत्यक्रिया, जो टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो स्तर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल या बोध का स्तर। फिर देखो शिक्षण के किस स्तर में शिक्षण व छात्र अंत्यक्रिया, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं और छात्र ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है। तो मैंने आपको बोला था जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसमें बच्चा हर चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश करता है और वो टीचर से एक्टिवली इंटरेक्ट करता है हर चीज़ को जानने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अब ये जितने मैंने 3 लेवल आपको बताए हैं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो वैज्ञानिक ब्लूम थे उन्होंने एक वर्गीकरण दिया था, उससे कैसे जुड़े हुए हैं? तो उससे संबंधित अगला प्रश्न, ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत, यानी इसका मतलब क्या है? कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षण के तीनों स्तर, यानी तीनों स्तर कौन से? मेमोरी लेवल, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, और तीसरा था रिफ्लेक्टिव लेवल।
वो तीनों कैसे इससे जुड़े हुए हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी से संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो पेडागोजी का देखा है तो उसमें मैंने बताया था ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो शिक्षण का तरीका होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है ना। पहले सिंपल चीजें सिखाई जाती है, फिर कॉम्प्लेक्स जटिल चीजें, मतलब पहले सरल से कठिन की ओर कोई भी चीज की तरफ बढ़ा जाता है शिक्षण में, ठीक है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है तो उसके कितने एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट कितने होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। देखो यहाँ पे ए से लेके एफ तक के 6 एलिमेंट है, ठीक है। और मैं इसमें बॉटम टू टॉप यानी डाउन टू अप की तरफ बढ़ूंगा तो ये सिंपल टू नीचे, सबसे नीचे जो एलिमेंट है वो सिंपल टीचिंग मेथड से बिलोंग करता है, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला है जो वो कॉम्प्लेक्स टीचिंग मेथड, मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेज में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स को जब कोई भी एजुकेशन दी जाती है तो ये एलिमेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी के, उनमें अगर अपन 3 स्तर को बांटें, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, तो क्या क्या चीज़ें होगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेमोराइजेशन, जो नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं, मेमोराइजेशन किससे संबंधित होता है, कौन से लेवल से संबंधित होता है, मेमोरी लेवल से संबंधित होता है, ठीक है। पहले बच्चे को रटाना या जो भी कंसेप्ट होते हैं, बेस कंसेप्ट, उनको सिखाया जाता है। फिर कंप्रीहेंसिव यानी उसका व्यापक नॉलेज और एप्लीकेशन, उसको प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं वो किस में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 3 यानी विश्लेषण करना, फिर उनमें से सिंथेसिस करके कुछ क्रिएट करना, फिर उसका एवोल्यूशंस यानी जो उसने बनाया उसको जांचना, ठीक है। तो ये तीनों स्टेज, एनालिसिस और सिंथेसिस और इवोल्यूशंस, ये किस में आते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है जिसमें ये तीनों लेवल मैंने एक ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कंप्यूटर पेडागोजी में, उससे मैं आपको रिलेट करके बताया मैंने इसको कैसे इससे अपन संबंध बना सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 CIET स्टैंड फॉर, CIT एक संस्था है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस में शिक्षण कौशल शामिल है, यानी शिक्षण कौशल से संबंधित क्या क्या है इस क्वेश्चन में। ब्लैक बोर्ड राइटिंग यस होती है, क्वेश्चनिंग होती है, एक्सप्लेनिंग होती है, तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, ठीक है। एक जो अच्छा शिक्षक होता है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा गुड कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा कंसर्न फॉर द स्टूडेंट वेलफेयर, और चौथा इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। तो वैसे तो ये टीचर में चारों ही गुण होने चाहिए, लेकिन जो सबसे बेस गुण होना चाहिए वो होता है साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय वस्तु का ज्ञान, जो विषय आप पढ़ा रहे हो उसका आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में शिक्षा शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का उपयोग पेडागोजी में कैसे किया जाता है, टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड द फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, और ऑल ऑफ दी अबव। देखो लर्नर को यानी जो स्टूडेंट है उनको मोटिवेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और फीडबैक लेने के भी इसका प्रयोग किया जाता है, और उससे बात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक शिक्षक का उद्देश्य क्या है, ठीक है। शिक्षक का उद्देश्य क्या है, परीक्षा में छात्रों को मदद करना, ठीक है, और छात्रों को अनुशासित रखना, और तीसरा छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना, और चौथा छात्रों में सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है, सबसे सही आंसर इसका छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना। तो आशा करता हूँ ये आपने जो 16 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की, उसमें 11 क्वेश्चन तक एक ही कंसेप्ट से संबंधित है। अगर आप उन 11 क्वेश्चंस को
बार बार अच्छी तरीके से देखोगे तो वो पूरा कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।